अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो शुरू करते हैं हम आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। मेरी बीवी बदसूरत थी, जबकि मैं ख़ानदान का सबसे हसीन लड़का था। मेरे घर वाले भी उसे ताने देते, पर वो एक लफ्ज़ ना कहती। मैंने दूसरी शादी एक हसीन लड़की से कर ली और उसे घर ले आया। दूसरी बीवी के कहने पर मैंने पहली बीवी को घर से निकाल दी और कहा, फ़िक्र मत करो, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, बस तुम हमसे दूर चली जाओ। वो दर्द भरी निगाह मुझ पर डालकर चली गई। कुछ दिन तो मेरे ऐश में गुजरे। घर वाले भी दूसरी बीवी की खूबसूरती की तारीफ़ करते, पर कुछ दिन बाद ही अचानक मुझे शादी की वो पहली रात मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी, क्योंकि मैं अपने पूरे ख़ानदान का सबसे हसीन और वजीह लड़का था और मेरे ख्वाब भी किसी परी चेहरा लड़की के बारे में थे। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने बैठी लड़की की रंगत इतनी सांवली थी कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसके नक्शो नगार में कोई कशिश नहीं थी और वह ज़रूरत से ज़्यादा दुबली पतली थी। मैं एकदम झटके से पीछे हटा और मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला इस कदर भयानक होगा। मैं बिना एक लफ्ज़ कहे कमरे से बाहर निकल गया और सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। वहाँ से मुझे अपनी बहनों और माँ की बातें सुनाई दे रही थी। मेरी बहन कह रही थी कि अम्मा, आमिर भाई तो बहुत गुस्सा करेंगे, वो इतने खूबसूरत हैं और आप ये कैसी दुल्हन ले आई। तो मेरी माँ ने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया कि मैं जानबूझकर ऐसी लड़की लाई हूँ। अगर मैं कोई गोरी चिट्टी और बहुत ही खूबसूरत लड़की लाती तो वो तुम सब के सर पर चढ़कर नाचती और मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाती। ये सांवली लड़की उम्र भर हमारे नीचे दब कर रहेगी और घर की नौकरानी बनकर खिदमत करेगी। ये सुनकर मेरा गुस्सा कम तो ना हुआ, लेकिन मुझे अपनी माँ की चाल समझ आ गई। मैं पैर पटकता हुआ वापस अपने कमरे में आया तो वह लड़की बेड के एक कोने में बैठी समटी बैठी थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और वो मुसलसल अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ रही थी, जैसे उसे अपनी खता मालूम हो गई हो। मैंने एक नफ़रत भरी निगाह उस पर डाली और गुस्से में अपना कोट उतार कर दूर फेंका और बेड पर बैठने के बजाय सामने पड़े सोफ़े पर जाकर लेट गया। मैंने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली ताकि मुझे उसका चेहरा न देखना पड़े। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे मालूम हुआ कि कोई मेरे करीब आया है। मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो दबे कदमों चलती हुई आई और फर्श पर मेरे कदमों में बैठ गई। उसके हाथों की लर्जिश मैंने महसूस की। जब उसने हिम्मत करके मेरे पैरों को छुआ, मैंने झटके से उसे पैर पीछे किए, लेकिन उसने हिचकियाँ लेते हुए कहा कि आप मुझसे क्यों नाराज़ है? क्या मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं आपके मायार पर पूरी नहीं उतरी? मैंने तो इस रिश्ते के लिए बहुत ख्वाब सजाए थे। मुझे क्या पता था कि मेरी रंगत मेरे नसीब को भी काला कर देगी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि एक पल के लिए मेरा दिल पसीजा, लेकिन फिर अपनी माँ की वो बातें याद आ गई कि ये सिर्फ दब कर रहने के लिए लाई गई है। मैंने गुस्से से उसे झिड़का और कहा कि तुम अपनी शक्ल देखी है आईने में? मैंने कहा और तुम कहाँ, मैं कहाँ? तुम्हारी जोड़ी क्या दुनिया देखेगी तो मुझ पर हंसेगी। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे जैसा भी बनाया है मैं वैसी हूँ। मेरा दिल नहीं है क्या? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपकी खिदमत करूँगी, बस मुझे इस तरह नज़रअंदाज ना करें। लेकर मेरा दिल पत्थर हो चुका था। मैंने उसे धक्का दिया और कहा कि मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना। आज से तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि खादमा होगी और तुम्हारी जगह यह सोफ़ा या बेड नहीं बल्कि फर्श का वो कोना होगा। वो बेचारी सारी रात वहीं ज़मीन पर बैठी रोती रही और मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह से ही उस पर जुल्म का वो बाजार गर्म हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरी माँ ने उसे फजर के वक्त उठा दिया और उसे हुक्म दिया कि जाओ जाकर पूरे शहर में झाड़ू लगा और सब के लिए नाश्ता तैयार करो। वो नई नवेली दुल्हन, जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी गहरी थी, वो बावर्ची खाने के धुएं और बर्तनों के रगड़ में गुम हो गई। मेरी बहनें जब सोकर उठती तो उसके सामने अपनी फरमाइशों के ढेर लगा देती। कोई कहती कि मेरे कपड़े इस्त्री करो तो कोई कहती कि मेरे जूते साफ़ करो। वो खामोशी से सर झुकाए सबके काम करती रहती, लेकिन किसी के दिल में उसके लिए रहम नहीं था। एक दिन दोपहर को जब मैं घर आया तो देखा कि वो सख्त धूप में से इनकी सफाई कर रही है। उसका चेहरा पसीने से शराबूर था, वो थकन से चूर लग रही थी। मैंने उसे देखकर नज़रें फेर ली। मेरी माँ ने उसे आवाज़ देकर कहा कि काली कल्टी इधर आ और आमिर के जूते पालिश करो। भागी हुई आई और मेरे सामने बैठ गई। उसके हाथ काँप रहे थे। मैंने उसे हकारत से देखा और अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उसने नीचे नज़रें रख कर मेरे जूते साफ़ किए और जब वो फारग हुई तो मैंने जानबूझकर अपना जूता उसके दुपट्टे से रगड़ दिया ताकि उसे उसके औकात याद रहे। वो कुछ ना बोली, बस उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर मेरे जूते पर गिरा, जिसे देखकर मुझे और गुस्सा आया। मैंने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मेरे सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। घर में जब भी कोई तकरीब होती तो उसे पुराने और मैले कपड़े पहनाकर पिछले कमरे में बंद कर दिया जाता ताकि किसी मेहमान की नज़र उस पर ना पड़े। मेरी माँ कहती थी अगर लोगों ने इसे देख लिया तो कहेंगे कि आमिर की किस्मत फूट गई या वो भूखी प्यासी उस कमरे में बैठी रहती। और जब सब मेहमान चले जाते तो उसे बचा खुचा और ठंडा सालन दे दिया जाता। वो बेचारी सब्र का पैकर बनी रही। उसे मैके जाने की भी इजाज़त नहीं थी। उसके घर वाले भी गरीब थे, इसलिए वो
वहाँ भी कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने कभी एक जोड़ा कपड़ा या एक प्यार का बोल नहीं दिया। जब मेरा मूड ख़राब होता मैं सारा गुस्सा उस पर निकालता। कभी उसके हाथ पर गर्म चाय गिरा देता तो कभी उसके बाल पकड़ कर घसीटता। मेरे दोस्तों ने शादी की खुशी में काफ़ी दिनों बाद एक बड़े शहर के सबसे महंगे होटल में मेरी दावत रखी थी। मैंने कई बार उन्हें फ़ोन पर टालने की कोशिश की, कभी कहा कि मैं मसरूफ़ और कभी कोई दूसरा बहाना घड़ लिया। सच तो ये था कि मैं उनसे अपनी बीवी को छुपाना चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा से खूबसूरती का दिलदादा रहा था और मेरे दोस्त जानते थे कि आमिर किसी परी जमाल से कम पर राज़ी नहीं होगा। शादी के मौका पर तो कुदरत ने मेरी लाज रख ली थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त पर्दा करते थे, इसीलिए मर्दों और औरतों के हिस्से बिल्कुल अलग थे। किसी भी दोस्त ने मेरी बीवी की शक्ल नहीं देखी थी। सब यही समझ रहे थे कि आमिर की बीवी भी इसी की तरह हुस्न जमाल का शाहकार होगी। अब मैं नहीं चाहता था कि सालिशान होटल की रोशनियों में अपनी बदसूरत बीवी को उनके सामने ले जाऊं और अपनी ज़ात का तमाशा बनवाऊं। पिछले 2 महीने से मैं मुसलसल बहाने बना रहा था, मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। दोस्तों ने ना सिर्फ टेबल बुक कर ली थी बल्कि ज़िद पकड़ ली थी कि भाभी को लाए बगैर दावत कबूल नहीं होगी। मैं बोझल दिल और गुस्से से भरे कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वो हमेशा की तरह फर्श के एक कोने में बैठी कोई काम कर रही थी। मैंने उसे हुक्म दिया कि तैयार हो जाओ, हमें आज रात बाहर जाना है। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। शायद उसे लगा कि शायद अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह बन गई है। वो मासूमियत से मुस्कुराई तो मुझे उसकी मुस्कुराहट पर भी गुस्सा आया। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर ले गया। वहाँ के मैनेजर से मैंने साफ कहा कि इसे ऐसा तैयार करो कि इसका रंग गोरा नजर आए। मैं बाहर इंतज़ार गाह में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा और घड़ी देखता रहा। कई घंटे गुजर गए। जब वो बाहर आई तो मेरा दिल मजीद बैठ गया। पार्लर वालियों ने ढेर सारा मेकअप थोप कर उसे गोरा करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसका फितरी सांवला रंग उस मसनूई तह के नीचे से साफ झांक रहा था। वो मुझे पहले से भी ज़्यादा अजीब लग रही थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती किसी पर गैर फितरी रंग चढ़ा दिया हो। उसके बाल सजे हुए थे, महंगा जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसकी शख्सियत में वो वकार वो हुस्न मफकूद था जो मेरे ख्वाबों की मलका का होना चाहिए था। मैंने उसे कारत से देखा और बगैर कुछ कहे गाड़ी की तरफ चल दिया। वो खामोशी से मेरे पीछे पीछे आती रही। होटल के गेट पर पहुंचकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ही मैं अंदर दाखिल होऊंगा मेरे दोस्तों के कह के बुलंद होंगे और वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने उसका सख्ती से पकड़ा और सरगोशी में उसे धमकी दी कि वहाँ जाकर बिल्कुल खामोश रहना और किसी से ज़्यादा बात मत करना, वरना वापसी पर तुम्हारा शर बुरा कर दूंगा। वो बेचारी सहम कर रह गई। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए मेरे चारों दोस्त अपनी बेगमात के साथ वहाँ मौजूद थे। उनकी बीवियाँ इंतहाई पुरकशिश और जदीद लिबास में मलबूस थी। मुझे देखते ही सब खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें मेरी बीवी पर पड़ी एक लम्हे के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। मैंने महसूस किया कि मेरे दोस्तों की नज़रों में हैरत और फिर हमदर्दी के जज्बात उभरे। मेरी अना को ठेस पहुंची। मैंने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और ख़ुद दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। खाना शुरू हुआ तो मेरी बीवी से चम्मच भी सही तरह नहीं पकड़ा जा रहा था, क्योंकि उसे इन बड़े होटलों के आदाब नहीं मालूम थे। मेरी एक दोस्त की बीवी ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ अपनी सहेली को कोहनी मारी और कुछ सरगोशी की, जिस पर वो दोनों दबी दबी हंसने लगीं। मेरा खून खोलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मेरी बीवी की बदसूरती पर तबसरे कर रहा है। मैंने मेज़ के नीचे से उसके पाँव पर ज़ोर से अपना बूट रखा। उसने तकलीफ से सिसकी भरी, लेकिन अपनी चीख दबा ली। उसकी आंखों में आंसू बाहर आए जो उसके महंगे मेकअप को ख़राब करने लगे। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वो फ़ौरन नज़रें झुकाकर प्लेट में देखने लगी। वापसी पर गाड़ी में मैं आपे से बाहर हो गया। मैंने गाड़ी एक सुनसान सड़क पर रोकी और उस पर चीखने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ रोकर मेरा तमाशा बनाने की। तुमने देखा मेरे दोस्तों की बीवियाँ कितनी खूबसूरत थी और तुम एक काली बदसूरत औरत जिसने आज मेरी नाक कटवा दी। वो रोते हुए कहने लगी कि आमिर साहब, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि आपको शर्मिंदा ना करो। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, आप ही ज़बरदस्ती लेकर गए। मैंने उसे बालों से पकड़ा और झटका देकर सीट से नीचे गिरा दिया। घर पहुंचकर मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और उस रात वो सर्दी में बरामदे में पड़ी रही। मेरे घर वाले भी सुबह उठकर उसे ताने देने लगे कि जब तुझ में कोई कशिश ही नहीं थी तो बाहर जाकर ख़ानदान की इज़्ज़त क्यों नीलाम की। मेरी माँ ने उसे झाड़ू पकड़ा दिया और कहा कि यही तुम्हारी असल जगह है, जाओ जाकर कीचड़ साफ़ करो। वो ज़ख्मी दिल के साथ काम में जुट गई। उसके हाथ बर्तन धो धो कर फट चुके थे, लेकिन उसके लबों पर शिकायत नहीं थी। बस वो दर्द भरी निगाहें मुझ पर डालती रहती जो मुझे मज़ीद चढ़ाती थी। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात नाज़िश से हुई जो एक फंक्शन में आई थी। उसका हुस्न ऐसा था कि इंसान देखता रह जाए। गोरी चिट्टी रंगत झील जैसी आंखें और एतमाद से भरपूर शख्सियत। उसे देखते मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी की असल हकदार तो ये है। नाज़िश मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे तूफ़ान की तरह आई जिसने मेरी रही सही अक्ल शऊर को भी बहा दिया। उसका हुस्न जितना बेमिसाल था, उसके नखरे उससे भी कहीं ज़्यादा महंगे और जानलेवा थे। पहली मुलाकात के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की नहीं है जो मामूली बातों पर मान जाएगी। उसे रिझाने के लिए मैंने अपने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए।
اور نازش نے بھی بھانپ لیا تھا کہ میں اس کے حسن کا اسیر ہو چکا ہوں۔ وہ بڑی مہارت سے مجھے اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ کبھی وہ فون پر گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی اور اپنی میٹھی باتوں سے مجھے یہ احساس دلاتی کہ میری موجودہ زندگی کتنی بے رنگ اور بدصورت ہے۔ وہ کہتی عامر تم جیسے شہزادے کے ساتھ تو کوئی پری ہونی چاہیے تھی، یہ کس کالی آندھی کے ساتھ تم اپنی جوانی برباد کر رہے ہو۔ اس کی یہ باتیں میرے دل میں نشتر کی طرح چبھتی اور گھر جا کر جب میں زینب کا وہ سانولا اور تھکا ہوا چہرہ دیکھتا تو میرا جی چاہتا کہ اسے دھکے دے کر ابھی نکال دوں۔ نازش کے نخرے اٹھانا اب میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ وہ روز نئی فرمائش کرتی، کبھی کہتی کہ مجھے شہر کے سب سے مہنگے مال سے برانڈڈ سوٹ لینا ہے اور میں اپنی جیب دیکھے بغیر اسے شاپنگ کروانے نکل جاتا۔ وہ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جب اپنی گوری رنگت والے ہاتھ سے ریڈیو کی آواز تیز کرتی اور کھلکھلا کر ہنستی تو مجھے لگتا کہ کائنات کی تمام رعنائیاں اسی کے پاس ہیں۔ ہم گھنٹوں گاڑی میں شہر کی سڑکوں پر گھومتے، وہ کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر ہواؤں کو چھوتی اور میں اسے دیکھ کر اپنی بدقسمت بیوی کو کوستا جو گھر میں پرانے کپڑے پہنے کچن کے دھوئیں میں جھلس رہی ہوتی تھی۔ نازش کو ڈنر کے لیے ہمیشہ مہنگے ترین ریسٹورینٹ چاہیے ہوتے تھے جہاں وہ موم بتیوں کی روشنی میں بیٹھ کر اپنی لمبی اور مخروطی انگلیوں سے کانٹے اور چھری کا استعمال کرتی۔ اس کا ہر انداز اتنا دلکشش تھا کہ میں اس کے ہر ادا پر قربان ہونے کا تیار تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھ سے کہتی کہ عامر تمہاری بیوی نے کبھی تمہیں اس طرح ڈنر پر بلایا ہے، کبھی تمہارے ساتھ اس طرح ہنسی مذاق کیا ہے؟ اور میں شرمندگی سے سر جھکا کر کہتا کہ وہ تو ایک جاہل اور بدصورت عورت ہے، اسے ان سب باتوں کا کیا پتہ۔ نازش کی وجہ سے میرے اندر کی نفرت زینب کے لیے حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ بیچاری اگر میرے سامنے پانی کا گلاس بھی لے کر آتی تو مجھے اس کے ہاتھوں کی سانولی رنگت سے گھن آنے لگتی۔ میں اسے کہتا کہ دور ہٹ جاؤ مجھ سے، تمہارا یہ سایہ بھی میرے کپڑوں کو گندا کر دیتا ہے۔ نازش نے دھیرے دھیرے میرے ذہن پر قبضہ کر لیا تو وہ اکثر مجھے اپنی تصویریں بھیجتی جن میں وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگتی تھی اور پھر ساتھ ہی ایک طنزیہ میسج کرتی کہ سنا ہے تمہاری بیوی آج کل گھر کی صفائیوں میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہے۔ بیچاری ملازمہ ہی تو ہے۔ اس کے ان طنزیہ جملوں نے مجھے اشتعال دلانا شروع کر دیا۔ میں گھر جاتا تو زینب پر بلا وجہ چیخنا چلانا، اگر سالن میں نمک ذرا سا تیز ہوتا تو میں پوری پلیٹ اس کے چہرے پر دے مارتا اور کہتا نہ تم خوبصورت اور نہ ہی سلیقہ مند ہو، تمہیں تو اس گھر کے کتے بھی پسند نہیں کرتے۔ نازش مجھے اکساتی رہتی کہ جب تک وہ منحوس عورت تمہارے گھر میں ہے میں تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ وہ میرے جذباتی ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی۔ اسے پتہ تھا کہ میں اس کے حسن کے پیچھے پاگل ہوں، اس لیے وہ کبھی کبھی غصے کا ناٹک کرتی اور میرا فون اٹھانا بند کر دیتی۔ ان دنوں میں میری حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی۔ میں سارا دن اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے چکر کاٹتا اور جب وہ مان جاتی تو میں اسے منانے کے لیے ہیرے کی انگوٹھی یا مہنگا موبائل گفٹ کرتا۔ نازش میرے پیسوں پر پال رہی تھی لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اس کا گورا چٹا رنگ چہرہ چاہیے تھا جو میری انا کی تسکین کر سکے۔ ایک بار نازش نے فرمائش کی کہ مجھے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے۔ میں اسے لے کر شہر سے باہر نکل گیا۔ وہاں اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ عامر اگر تمہاری بیوی ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ میں نے حقارت سے جواب دیا کہ اس کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھ سے سوال کرے، وہ تو میری جوتی کی نوک پر رہتی ہے۔ نازش نے کہکا لگایا اور بولی کہ پھر اسے اپنی زندگی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کب تک اس بوجھ کو ڈھوتے رہو گے؟ اس دن میں نے تہیہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا۔ نازش کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی پہلی بیوی کی وفاداری، اس کی خدمت، اس کا صبر سب فضول لگنے لگا۔ مجھے صرف نازش کا وہ چمکتا ہوا چہرہ نظر آتا تھا جو دراصل ایک سراب تھا۔ نازش نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جس دن تم اس کالی عورت کو گھر سے نکالو گے اسی دن میں تمہاری دلہن بن کر تمہارے گھر آؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اب وہ دن دور نہیں جب میرے گھر کا آنگن تمہارے حسن سے مہک اٹھے گا اور اس منحوس کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں گھر واپس آیا تو زینب دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی اور وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا اور کہا کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، تمہاری بدصورتی دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ گرتے گرتے بچی اور دیوار سے جا لگی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی، لیکن اب ان آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرے دماغ میں نازش کے نخرے، اس کی میٹھی باتیں گونج رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس بدصورت عورت کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ مجھے اپنی زندگی میں رنگ چاہیے تھا اور وہ رنگ صرف نازش کے پاس تھے۔ میں نے جب اماں کو نازش کے بارے میں بتایا اور اس کی تصویر دکھائی تو پہلے تو وہ کچھ دیر ساکت رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں نازش کے حسن کی چمک دیکھ کر حیرت تھی لیکن اگلے ہی پل ان کے چہرے پر فکر مندی کے سائے لہرانے لگے۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ عامر دیکھو بیٹا، خوبصورتی صرف دیکھنے کی حد تک اچھی لگتی ہے۔ میں نے زینب کو اس لیے پسند کیا تھا کہ وہ ساملی، غریب اور بدصورت ہے۔ ایسی لڑکیاں ہمیشہ دب کر رہتی ہیں، وہ کبھی تم سے زبان نہیں لڑائے گی، نہ میرے سامنے اونچا بولے گی۔
देखो ना, पिछले 2 सालों से वो इस घर में एक नौकरानी की तरह खट रही है। कभी उसने थकन का शिकवा किया, कभी उसने अब नए कपड़ों की फरमाइश की। अगर मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी गोरी चिट्टी और बला की खूबसूरत लड़की ले आती जैसी ये नाजिश है, तो वो तो हमारे सरों पर चढ़कर नाचती। वो घर के काम काज को अपनी तौहीन समझती है, तुम्हारा ख्याल रखना तो दूर की बात, वो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती। ऐसी लड़कियां सिर्फ शॉपिंग और घूमने फिरने की शौकीन होती हैं। वो इस घर को जहन्नुम बना देगी। ज़ैनब तो बेचारी डर के मारे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता है कि उसका ठिकाना नहीं है। वो तो तुम्हारे तलवे चाटती है और मेरी हर बात पर जी जी करती है। अम्मा की ये बातें सुनकर मेरा पारा चढ़ गया। मैंने गुस्से से अपना हाथ मेज़ पर मारा और कहा कि अम्मा बस बहुत हो गया। आपकी इस दबकर रहने वाली बहू ने मेरी ज़िंदगी को अचीरन कर दिया। आपको सिर्फ अपने काम की फ़िक्र है, कोई मुफ्त की मुलाजमा मिल जाए। लेकिन क्या आपने कभी मेरे दिल का हाल सोचा है? मैं जब भी अपने दोस्तों में जाता हूँ तो वो मुझसे मेरी बीवी के बारे में पूछते हैं और मैं शर्म के मारे ज़मीन में गड़ जाता हूँ। आपको अंदाज़ा भी है कि पूरे ख़ानदान में मेरी कितनी थू-थू हो रही है। लोग पीठ पीछे हंसते हैं कि देखो इतना हसीन वजी लड़का, और इसे ऐसी बदसूरत बीवी मिली है जैसे चाँद को गिरहन लग गया हो। लोग कहते हैं कि शायद आमिर में ही कोई ऐब होगा, तभी इसे ऐसी लड़की से ब्याह गया है। मैं अब मज़ीद ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात काम काज की, तो मैं नाजिश के लिए 2 नहीं 4 मुलाज़माएँ रख दूँगा। घर के कामों के लिए मुझे बीवी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक ऐसी शरीके हयात चाहिए जिसमें फ़ख्र से लोगों को दिखा सकूँ, जिसका हाथ थाम कर मैं किसी भी महफ़िल में जाऊँ तो लोगों की नज़रें ना हटे। अम्मा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझ पर तो नाजिश के इश्क का भूत सवार था। मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि अगर आपने नाजिश को इस घर में कबूल ना किया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। मैं अब इस काली कलूती ज़ैनब का चेहरा 1 मिनट के लिए भी नहीं देख सकता। वो मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। अम्मा मेरी ज़िद के आगे हार गईं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और उन्हें डर था कि कहीं मैं सचमुच कोई गलत कदम ना उठा लूँ। उन्होंने एक ठंडिया भरी और कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी से मैं तुम कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन याद रखना ज़ैनब जैसी फरमाबरदारी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मैंने हंसकर जवाब दिया कि अम्मा, फरमाबरदारी का मैंने क्या करना है? मुझे तो वो रंगत चाहिए जो मेरी आंखों को ठंडक दे। मुझे वो अदाएँ चाहिए जो मेरा दिल जीत ले। ज़ैनब तो एक जीती जागती लाश है, वो बस घर में इधर से उधर घूमती रहती है। उसके बाद मैंने नाजिश को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाई तो वो दूसरी तरफ से चहक उठी। उसने कहा कि आमिर, मैं जानती थी तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। अब जल्दी से उस औरत का बंदोबस्त करो ताकि मैं वहाँ आ सकूँ। मैंने नाजिश को यकीन दिलाया कि अब ज़ैनब की गिनती के दिन इस घर में रह गए हैं। मैंने दिल ही दिल में मनसूबा बना लिया था कि जैसे ही नाजिश से निकाह की तारीख पक्की होगी, मैं ज़ैनब को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकूँगा। मुझे ज़रा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं इस औरत के साथ क्या कर रहा हूँ, जिसने अपनी जवानी और अपनी तमाम तर खुशियाँ मेरे और मेरे घर वालों के नाम कर दी थी। मेरे जहन में सिर्फ नाजिश का वो खूबसूरत चेहरा और उसके वो महंगे नखरे थे, जिन्हें पूरा करना अब मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद बन चुका था। अम्मा भी अब खामोश हो गई थी और घर में दूसरी शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थी, जबकि ज़ैनब जो किचन में खड़ी ये सब बातें सुन रही थी, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। वो मेरे पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि आमिर, मुझे नौकरानी बना कर रख लें, बेशक दूसरी शादी कर लें, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे इस घर की छत से महरूम ना करें। अगर मैं अपने घर वापस गई तो मेरी बाकी बहनों के रिश्तों में रुकावट आएगी, उनका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल उसकी आहुजारी पर ज़रा भी ना पसीजा। मैंने उसे ठोकर मारी और कहा कि तुम्हारी बदसूरती अब मेरे असाब पर सवार हो गई है। मैं तुम्हें अब इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगले ही हफ्ते में मैंने अपनी दूसरी शादी का शोर मचा दिया। मैंने नाजिश के लिए वो तमाम अरमान पूरे किए जो मैंने अपनी पहली शादी पर अधूरे छोड़े थे। शहर के सबसे महंगे बैंक्वेट हॉल में हमारा निकाह हुआ और मैं अपनी नई नवेली दुल्हन नाजिश को लेकर किसी फातह की तरह घर पहुंचा। घर के दरवाजे पर ज़ैनब खड़ी थी, उसकी आंखों के गिर्द से हल्के पड़ चुके थे और वह सदमे से आधी रह गई थी। मैंने उसे देखते ही अपनी नज़रें फेर ली और नाजिश का हाथ थाम कर बड़े फ़ख्र से अंदर दाखिल हुआ। नाजिश ने सुर्ख रंग का भारी अरूसी जोड़ा पहना हुआ था और वो किसी और से काम नहीं लग रही थी। जैसे ही हम लाउंज में पहुंचे, नाजिश ने रुक कर हकारत से ज़ैनब की तरफ देखा और मुझसे कहा कि आमिर, तुमने वादा किया था कि इस घर में सिर्फ मेरी हुक्मरानी होगी। ये काली औरत यहाँ क्या कर रही है? मैंने नाजिश की खुशनुदी के लिए फ़ौरन ज़ैनब को मुखातिब किया और गरज कर कहा कि ज़ैनब, अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा ताकि तुम दर बदर ना भटको, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम हमसे दूर चली जाओ, जहाँ तुम्हारा जी चाहे, बस मेरी नज़रों के सामने मत रहना। ज़ैनब के चेहरे पर एक करबनाक लहर दौड़ी। उसने एक दर्द भरी निगाह मुझ पर डाली। उसकी इस निगाह में हज़ारों सवाल थे, लेकिन ज़बान पर एक लफ्ज़ न था। वो खामोशी से मुड़ी, अपना एक छोटा सा कपड़ों का थैला उठाया और नंगे पाँव घर की दहलीज पार कर गई। मुझे ज़रा बराबर भी अफसोस ना हुआ, बल्कि मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो बरात अली। मैंने नाजिश का हाथ पकड़ा और उसे सीधा अपने कमरे में ले गया। वो कमरा जो मैंने ख़ास तौर पर नाजिश के लिए दोबारा सजाया था, पूरे कमरे में सिर्फ गुलाबों की महक रची हुई थी। बिस्तर पर फूलों की
चादर बिछी थी और मध्यम रोशनियों ने माहौल को बेइंतहा रोमानवी बना दिया था। नाजिश बेड पर बैठी तो वो वाकई किसी ख्वाब की मालका लग रही थी। मैं उसके करीब बैठा और उसका मखमली हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि नाजिश, आज मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। उसने शर्मा कर अपनी पलकें झुकाई और मेरे कंधे पर सर रख दिया। मैंने उसके माथे को चूमा और उसे यकीन दिलाया कि अब इस घर में सिर्फ खुशियाँ होंगी। हम दोनों घंटों बातें करते रहे। वो अपनी मीठी आवाज़ में मेरे मुस्तकबिल के ख्वाब बुनती रही और मैं उसके हुस्न के सहर में खोया। और नाजिश की अदाओं में वो जादू था कि मैं सब कुछ भूल गया। मुझे याद भी ना रहा कि अभी थोड़ी देर पहले एक मासूम औरत इस घर से रोती हुई निकली है। मैं नाजिश के साथ हंसता रहा, उसको अपने हाथों में से खिलाता रहा और उसे वो तमाम कीमती ज़ेवरात पहनाए जो मैंने उसके लिए ख़रीदे थे। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। मैंने उसके गालों को छुआ तो मुझे एहसास हुआ कि असली ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। नाजिश ने मुझसे लाड करते हुए कहा कि आमिर, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। और मैंने उसके सहर में गिरफ्तार होकर जवाब दिया कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और ये घर तुम्हारा है। अगले कई दिन उसी तरह ऐशो इशरत में गुजरे। मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाता ताकि नाजिश के साथ वक्त गुजार सकूँ। हम दिन रात फिल्में देखते, ढेरों बातें करते और लॉन्ग ड्राइव पर जाते। घर वाले भी नाजिश की खूबसूरती के कसीदे पढ़ते ना थकते थे। मेरी बहनें उसके साथ सेल्फियाँ लेती और कहती कि भाभी, आप तो बिल्कुल मॉडल लगती है। नाजिश को इन सब की तवज्जो बहुत पसंद थी। वो घर की मलका बनी होती, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। मैंने उसके लिए 2 मुलाजमाएँ रखती थी जो उसके इशारों पर नाचती थी। वो सारा दिन तैयार होकर बैठी रहती और शाम को हम किसी न किसी पार्टी या होटल में होते। मैं अपनी ज़िंदगी से बेइंतहा मुतमईन था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फ़ैसला किया है। ज़ैनब की याद कभी कभार दिल के किसी कोने में उभरती तो मैं उसे झटक देता और नाजिश की जुल्फ़ों के साए में पनाह ले लेता। मुझे क्या मालूम था कि यह शुशरत, ये हुस्न का खुमार और ये रोमानवी रातें सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है और कुदरत मेरे लिए एक ऐसा जाल बुन रही है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं अपनी गोरी चिट्टी बीवी के प्यार में अंधा हो चुका था, मगर बस चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक एक सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे अपने जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया कि शायद थकन होगी, मगर वो बेचैनी तो एक बड़े तूफान का पेशखैमा थी। मेरी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि मैं बिस्तर से लाग गया। एक दिन जब मैं सोकर उठा तो मुझे अपने पूरे जिस्म में शदीद थकन और हड्डियों में टूट फूट महसूस हुई। मैंने सोचा शायद मुसलसल घूमने फिरने और नाजिश के नखरे उठाने की वजह से थक गया हूँ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे जिस्म पर सुर्ख रंग के अजीब से निशानात उभरने लगे और मेरी वो रंगत जिस पर मुझे बड़ा नाज था अब वो मुरझाने लगी थी। मैंने नाजिश से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है तो उसने बड़े बेरुखी से जवाब दिया कि आमिर, तुम हर वक्त बीमार पड़े रहते हो, मेरी शॉपिंग और घूमने का क्या होगा। मुझे उसके बदलते हुए लहजे पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन दर्द इतना था कि मैं बहस ना कर सका। जब मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ी हुई और मुझे मुसलसल उल्टियाँ और कमज़ोरी होने लगी तो मेरी माँ घबरा गई और मुझे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने मेरे मुख्तलिफ टेस्ट किए और 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो पूरे ख़ानदान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने तन्हाई में मुझे और मेरी माँ को बताया कि आमिर को एड्स जैसी मुहलक बीमारी लाहक हो चुकी है। ये सुनते ही मेरी माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया और मैं साकत रह गया। मैंने रोते हुए डॉक्टर से कहा कि ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो डॉक्टर ने संजीदगी से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या आपकी बीवी का भी टेस्ट हुआ है? जब नाजिश का टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि वो भी इस वायरस का शिकार है, लेकिन उसके जिस्म में मुदाफ़त ज़्यादा होने की वजह से इस पर असरात भी ज़ाहिर नहीं हो रहे थे। जबकि मुझ पर इस बीमारी ने तेज़ी से हमला कर दिया था क्योंकि मेरा मुदाफ़ती निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका था। डॉक्टर के इस इंकिशाफ ने मेरे होश उड़ा दिए। जब मज़ीद तहकीकात हुई और मेरे एक करीबी दोस्त ने हिम्मत करके मुझे सच्ची बात बताई तो पता चला कि नाजिश कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो पहले से कई मर्दों के साथ ताल्लुकात में रह चुकी थी और उसकी कई शादियाँ भी हो चुकी थी। वो सिर्फ एक शिकारी औरत थी जो खूबसूरत मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनसे पैसा लूटती थी और जब उनका दिवालिया निकल जाता तो वो उन्हें छोड़कर किसी नए शिकार की तलाश में निकल जाती थी। ये बीमारी उसे इन्हीं नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से लगी थी और उसने जानबूझकर मुझसे ये हकीकत छुपाई थी। जब मैं अस्पताल से घर आया तो मेरी हालत देखकर मेरी वही माँ जो नाजिश के हुस्न की दीवानी थी अब उससे खौफ खाने लगी। नाजिश अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो अब मेरे पास आने से भी कतराती थी और कहती थी कि तुम एक लाश बन चुके हो, तुम्हारा चेहरा अब काला पड़ गया और तुमसे बू आती है। मेरी माँ ने जब देखा कि नाजिश ना सिर्फ बदकिरदार है बल्कि मेरे बेटे की मौत का सबब भी बन रही है तो वो चीख पड़ी और मुझसे कहा कि आमिर, इस डाइन को अभी के भी तलाक दे दो। इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इसने तुम्हारा हुस्न भी छीन लिया और तुम्हारी ज़िंदगी भी। मैंने कांपते हाथ से तलाक के कागजात पर दस्तखत किया और वो हुस्न का पैकर नाजिश जो सिर्फ पैसे और ऐश की भूखी थी बगैर किसी दुख के मेरे घर को छोड़कर चली गई। जाते जाते उसने मुझ पर एक आखिरी तंजिया निकाल डाली और कहा कि तुम जैसे बेवकूफ़ मर्द हुस्न के पीछे अंधे हो जाते हैं, तुम इसी लायक थे। अब मैं बिस्तर पर पड़ा एक जिंदा लाश बन चुका था। मेरा वो गोरा चिट्टा रंग स्याह हो गया था,
کلیاں نکل آئی تھی، ہر وقت جسم میں لہریں اٹھتی تھیں۔ میری بہنیں جو کبھی نازش کے ساتھ سیلفیاں لیتی تھی اب میرے کمرے میں آنے سے بھی ڈرتی تھیں کہ کہیں انہیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ میری ماں سارا دن مصلے پر بیٹھ کر روتی تھی اور کہتی تھی کہ کاش میں نے زینب کے ساتھ وہ ظلم نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اسے گھر سے نہ نکالا ہوتا۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نے زینب کو دھکے دے کر نکالا تھا اور اس نے ایک درد بھری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ نگاہ بد دعا نہیں تھی بلکہ وہ میرے انجام پر ہمدردی کی ایک جھلک تھی۔ میں اپنے حسن کے غرور میں اس قدر اندھا تھا کہ میں نے اسے ہیرا صفت عورت کو ٹھکرا دیا جو میری ہر تکلیف بانٹ لیتی، اور آج جب میں واقعی بدصورت اور بیمار ہو چکا تھا تو جس حسن کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگایا تھا وہی حسن مجھے موت کے منہ میں دھکیل کر رخصت ہو گیا تھا۔ میری زندگی اب صرف پچھتاووں کا ایک ڈھیر تھی اور میں ہر پل اپنی موت کی دعا مانگنے لگا تھا، کیونکہ اب میرے پاس نہ وہ روپ تھا، نہ وہ غرور، نہ ہی وہ پیار کرنے والی بیوی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ میری یہ حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ میرا وہ جسم جس پر مجھے ناز تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میری ماں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ عامر یہ سب اس معصوم کی بد دعا ہے جسے ہم نے بے گناہ گھر سے نکالا تھا، چلو میرے ساتھ ہم زینب کو ڈھونڈتے ہیں، شاید اس کی معافی ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لے۔ ہم بڑی مشکل سے اس کے گاؤں پہنچے جہاں وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہ رہی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کے سامنے جاؤں۔ میری ماں اس کے پیروں میں گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینب نے جیسے ہی مجھے اس حال میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ زینب مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں حسن کا اندھا ہو گیا تھا اور دیکھو آج قدرت نے میرا حسن چھین کر مجھے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ زینب نے بڑی ممتا اور محبت سے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا کہ عامر صاحب میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں اس گھر سے نکلی تھی، کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی۔ وہ نہ صرف ہمیں معاف کر چکی تھی بلکہ اسی وقت ہمارے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہوگی۔ جب ہم واپس شہر آئے تو زینب نے میری تیمارداری کی ذمہ داری لی، وہ دن رات میرے پاس بیٹھی رہتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے میری زندگی کی بھیک مانگتی۔ اس دوران زینب نے شہر کے ایک بڑے ماہر امراض سے میرا رابطہ کروایا۔ جدید طبی تحقیق اور باقاعدہ علاج کی مدد سے میری حالت دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر دوائیاں لی جائیں اور احتیاط کی جائے تو انسان ایک عام زندگی گزار سکتا ہے۔ زینب کی دعاؤں اور اس کی بے لوث محبت نے خدمت نے معجزہ کر دکھایا۔ میرے جسم کے نشانات ختم ہونے لگے اور میری قوت مدافعت واپس آنے لگی۔ چند مہینوں کے بعد میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ میری ماں اب زینب کے ہاتھوں کو چومتی تھی اور اسے گھر کی اصلی ملکہ مانتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اصل خوبصورتی چہرے کی رنگت میں نہیں بلکہ اس دل میں ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑے۔ میں نے زینب کا ہاتھ تھام کر اللہ سے توبہ کی اور عہد کیا کہ میں کبھی اس کا دل نہیں دکھاؤں گا جس نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر ایک نئی زندگی دی تھی۔